फॉर्मर प्रेसिडेंट क्वेट के सत्यनारायण जी से इस समय बातचीत करेंगे और उनसे आखिरकार ये समझेंगे एडिबल ऑयल्स, जो कि इस समय सबसे अहम मुद्दा है, ना केवल व्यापारियों के बीच बल्कि इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर इसका अपना एक रोल रहता है। हालांकि जो अब आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ एडिबल ऑयल महंगाई का बड़ा कारक है, क्योंकि दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य जो तेल है इसका अपना रोल इन्फ्लेशन के अंदर काउंट ज़रूर होता है। आगे चल के क्या दिशा रह सकती है, पॉलिसीज़ क्या हैं, व्यापारी क्या चाहते हैं, आम लोगों की जेब में क्या सस्ता तेल इसी तरह से मिलता रहेगा, इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सत्यनारायण जी मेरे साथ हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है क्वेट के। सत्यनारायण जी शुक्रिया पहले तो markettimestv.com को समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि भारत इतना बड़ा देश है, उसके बावजूद भी कृषि प्रधान देश हम बोलते हैं भारत को, उसके बावजूद भी 60% कच्चा तेल, खाद्य तेल हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें कमी किसकी माने? ये कमी इंडस्ट्री की कमी है जो अपने आप को पूरी तरह से फ्लोरिश नहीं कर पाई, ये कमी क्या भारत सरकार की पॉलिसीज़ की कमी है, या फिर ये कहें कि मैकेनिज्म ही ऐसा है, अर्थव्यवस्था का तंत्र ही ऐसा है कि भारत को इंपोर्ट करना ही पड़ रहा है? इसमें कमी भारत सरकार की रही है। 1993 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई थी तो सरकार ने प्राइस लेवल को एक तरफ छोड़ दिया था और किसानों को प्रोत्साहित करके और उसको बढ़ा। 19 लाख जो तेल आता था वो 1 लाख टन पे आ गया था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया पॉलिसी चेंज होती चली गई, लोगों को जो है इंपोर्ट को बढ़ाओ, OGL में कर दिया, ये कर दिया, उससे जो है किसान उससे प्रोडक्शन घटती चलेगी। आज हमारे पास ज़मीन तो घटती जा रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही, उसकी उत्पादन क्षमता वही है, वो बल्कि घट रही है रोजाना। जब तक उत्पादन क्षमता हमारे यहाँ नहीं बढ़ेगी तब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे। उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार को उसके किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये आपने आवाज उठाई, अब तक वित्त मंत्री तक बात पहुंचाई? हर बार पहुंचा रहे हैं ये बात, हर मीटिंग में, हर उसमें पहुंचा रहे हैं कि यह इंडिया की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है वर्ल्ड में। जब तक इसको नहीं बढ़ाओगे तब तक इंडिया का वो। लेकिन अभी तक जवाब जो आया उससे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस बार के वित्त मंत्री के अब मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? इस बार के मंत्री से मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी का प्लान है कि भाई मेड इन इंडिया, तो उसकी तरफ अगर उनका ध्यान जाता है तो वो कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। आपको लगता है ये वेदर बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें वेदर का बहुत बड़ा असर होता है, इसमें इंश्योरेंस का फैक्टर है, इसमें अच्छे सीड का फैक्टर है, इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का फैक्टर है, ये एक दिन में या एक साल में या एक समय में तो ठीक होने वाला नहीं है, इसके लिए स्थिर पॉलिसी चाहिए। कदम उठाने तो चालू करे। अगर आप कदम ही नहीं उठाओगे तो वो होंगे कैसे? आज हम 70 लाख बना रहे थे, 80 लाख मंगाने लगे, आज 110 लाख टन तेल आने लग गया। अगले इस साल 125 लाख आने की आशा है। कदम बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिव बढ़ाएंगे, तभी तो। कंजम्पशन तो हमारी रोजाना बढ़ रही है, जो 9-10 पे थी आज 14.5 पे हो गई, इस साल 15.5 हो जाएगी। पॉपुलेशन डेली बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए और कोई साधन तो सामने है नहीं। लेकिन सत्यनारायण जी एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि अभी आप कह रहे हैं कि कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी इंपोर्ट के जरिए ही हम डिमांड और सप्लाई की जो गैप है उसको कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। ये एक दिन में बढ़ने वाला नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दी जाती है, अगर आपका प्रस्ताव आप ये देना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो खाई है डिमांड और सप्लाई की, इसको आप थोड़ा इनबैलेंस करने की कोशिश में है कि थोड़ा इनबैलेंस ही हो गई है? क्योंकि एक तरफ आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़वाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ेगा नहीं, तो ये जो गैप है ये ऑलरेडी पहले बड़ा गैप है और ये और बढ़ सकता है। नहीं, अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो एक्चुअल में क्या है, अगर ड्यूटी बढ़ जाती है तो प्राइस लेवल में कोई लंबी चौड़ी फर्क नहीं आने वाला। प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी ना। अगर किसान को अच्छी मिलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर किसान को प्रोत्साहित करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस गैप आएगा ही नहीं। इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास है कि किसानों को अच्छे बीज दिए जाए, अच्छे बीज दिए जाए, अच्छे खाद दिए जाए, अच्छी सुविधाएं दी जाए, उनको प्रोत्साहित, वो उसको छोड़ के दूसरी किसानों फसलों में डाइवर्ट हो रहे। मेन रीजन हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ने का वो ये है कि वो जिसमें हमें उसे अच्छा पैसा, आज गेहूं बोए तो उसमें अच्छा पैसा मिल रहा है, दालें बोए तो उसमें अच्छा पैसा मिल रहा है, इसमें पैसा कम मिलता है। शायद एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकार लिटरेट नहीं कर पा रही।
इसमें लिटरेसी का लेवल भी आप काफी हद तक भी जोड़ सकते हैं। अब जब भारत 60% इम्पोर्ट करता ही है तो अपने आप इम्पोर्ट ड्यूटी तो एक बड़ा स्ट्रक्चर है ही, जिसको लेकर आप भी चाहेंगे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव क्या होना चाहिए? एकदम से हो सकता है वित्त मंत्री आपकी सारी बातें नहीं माने, लेकिन दो ऐसी चीज जो आपको लगता है इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और आपको तत्काल प्रभाव से उस पर कुछ न कुछ एक्शन चाहिए, वो कौन सी है? देखिए इस साल क्या है, सबसे बड़ा बात यह है कि क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया, $50 आ गया $115 से। उसके कारण सोयाबीन और सीपीओ की प्राइस को, जो मेन हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं सोयाबीन और सीपीओ हो रहे हैं, उनकी प्राइस बहुत लोअर लेवल पे आ गई। सबसे सस्ता तेल आज सोयाबीन या सीपीओ हो गया। और अगली क्रॉप जो मैं अभी इसमें चल जाएगी मार्च से सोयाबीन की, वो बम्पर क्रॉप आ रही है। मई और रेडी में $100 का फर्क है, तो वो एक प्रेशर और बनाएगी मार्केट को। उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक सरकार प्राइस बेस्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, कामयाब नहीं होगी। ये ड्यूटीज की बात उठी तो एक जीएसटी आपको पता है, ये कह रहे हैं सबके फायदे का सौदा है, आपके लिए भी फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा जब ये है कि जब हमारा जीएसटी जो है जैसे एट पार उसके रखे हमें फूड ग्रेन के, लेकिन 1% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने की बात वो कैसे वो पहली 5% ही नहीं भर पा रहे हम लोग, तो 5% भी आज कितनी महंगा पड़ता है आप समझो ना। 6 रुपए का 30 रुपए किलो की ड्यूटी, 30 रुपए की तो ड्यूटी हो जाती है। इस चीज का विरोध अगर करेंगे, अगर जीएसटी में इस तरह की 1% एक्स्ट्रा, बिल्कुल विरोध करेंगे हम तो। जीएसटी जो है मैक्सिमम चाह रहे हैं कि 2% से ज्यादा हमारे ऊपर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पे नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम। और ये गारंटी है हमारी, अगर सरकार 2% जीएसटी कर दे तो जो इस वक्त कलेक्शन है उससे दुगनी कलेक्शन आ जाएगी। ये पॉसिबल लगता है आपको? बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। ये वित्त मंत्री को अगर ये बात उन तक पहुंचाई जाए कि हम ड्यूटीज के स्ट्रक्चर को थोड़ा रैशनल कर दे और स्टिक रहे उस ड्यूटीज के, तो आपको लगता है 5 साल में जो सरकार को अभी टैक्स के तौर पर रेवेन्यू मिलता है, ये 2 गुना और 3 गुना भी हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, गारंटेड है। ठीक है, जब ड्यूटीज की बात और इससे एक और है, आप ये ब्लैक मनी वाली कहानी भी खत्म हो जाएगी। एक चीज और है जो कि लगातार हम सुनते भी आते हैं कि जहाँ पे ड्यूटीज और स्ट्रक्चर का ऐसा होता है, वहाँ पे इंस्पेक्टर राज कहीं ना कहीं आके खड़ा हो जाता है, और इंस्पेक्टर राज से मोदी साहब भी परेशान है, वो कहते हैं देश को मुक्त करेंगे। आपको लगता है आपकी इंडस्ट्री के लिए इंस्पेक्टर जो राज है कितना बड़ा सिरदर्द है, या है ही नहीं? सिरदर्द है, सिरदर्द है। कई डिपार्टमेंट हमारे साथ लगे हुए हैं। फूड सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है, वेजिटेबल ऑयल एक्ट लगा हुए हैं, कितने सेल टैक्स वाले लगे हुए हैं, इनकम टैक्स वाले लगे हुए हैं, मंडी समिति लगी हुई है, कितने डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन को लेके एक यूनिफॉर्म टैक्स की आपने यूनिफॉर्म टैक्स की वित्त मंत्री तक ये बात पहुंचाई कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन होना चाहिए? हमेशा हमेशा पैसे पहुंचाते रहे। और ये जो यूनिफॉर्म टैक्स है वो आप कितना चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्लैब के अंदर हम आ जाए उस टैक्स के अंदर? हम ये चाहते हैं कि जो किस चीज का, ड्यूटीज का जी, उसका प्राइस बैंड बना दे। इंडियन ऑयल्स की एक प्राइस, मस्टर्ड ऑयल की या ग्राउंडनट ऑयल की एक प्राइस ले ले सरकार कि भी इस प्राइस बैंड में जो है, इससे नीचे आएगा तो ये, इससे ऊपर रहेगा तो ये वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि 4,000 से लेके और 7,000, 8,000, 7,000 तक की भी प्राइस बैंड बना दे। 4,000 आ गया या 5, इसके इंडोनेशिया ने बनाया हुआ है प्राइस बैंड जो बनाया हुआ है, और वो कामयाब है इसमें। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्राइस बैंड बन जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए 60% जब इंपोर्ट होता है तो स्वाभाविक सी बात है डॉलर में इसकी पेमेंट भी होती है। आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जो इंडस्ट्री इतना बड़ा इंपोर्ट करती है, आगे चल के डॉलर रुपये की इक्वेशंस क्या रहने वाली है? क्या ये 65 तक पहले पहुंचेगा या फिर उसको पार कर जाएगा, या फिर 60 के नीचे फिर से फिसल जाएगा इस बजट के बाद? मेरे को नहीं लगता कि 60 से नीचे भी फिसलेगा, और ना 65 तक पहुंच पाएगा। इसी के बीच में रहेगा, ये 60 और 63 के बीच में ही रहेगा। अगर पूरे साल का मैं आपसे आकलन पूछूं कि डॉलर रुपये कैसे रह सकता है, वो जल्दी है कहना, वो अभी थोड़ा जल्दी होगा। कितना, लेकिन अगर 6 महीने के हिसाब से पूछा जाए तो कितनी इन्वेस्टमेंट हम पे ला सकते हैं, कितना नहीं, तो ये डिपेंड। लेकिन इस बजट को, अब ये बजट आया नहीं है, लेकिन बजट से पहले मैं आपसे रेट करवाना चाहता हूँ, आपकी उम्मीद कितनी है इस बार का बजट? आपको लगता है कि थोड़ा धमाकेदार होगा, या फिर ये ऐसा तो नहीं होगा कि खोदा पहाड़ा निकली चुहिया? लगता नहीं है। अभी जो दिल्ली के इलेक्शन में झटका लगा है वो इनको कुछ शिक्षा देगा। और वो ये कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि व्यापारियों के खिलाफ और आम जनता का बजट हो जाएगा, इसमें व्यापारी वर्ग की सुनी नहीं जाएगी? वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठेगी उनकी बात अब सुनी जाए। कोई ये कह नहीं सकता,
ये भी मुश्किल है कहना। हाँ, ये अभी जरा व्यापारियों की सुनेंगे जनता, लेकिन सुनेगा जरूर। ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, शायद सुनवाई व्यापारियों जरूर सुनेगा होगी। जरूर। चलिए, आपकी एक ना मीटिंग होने वाली है अगले महीने ही, उस मीटिंग का एक एजेंडा बता दीजिए, आप जयपुर में करने वाले हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है इन मीटिंगों का, कन्वेंशंस का और सेमिनार्स का, एक ही होता है कि भाई हम आपस में एक तो तालमेल बना लें, आपस में मिलने साल भर में 6 महीने में एक बार, और दूसरा उद्देश्य होता है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ी है, साल में कितनी प्रोडक्शन हमने करी और आगे कैसे बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य रहता है। उसी पर विचार करने के लिए, और जो कोई भी इंडस्ट्री की समस्याएं हैं उन पर विचार करके आगे बढ़ते। ठीक है, मैं ये मान के चलूं, जो आपका इतना बड़ा अनुभव है कि कम से कम 2 साल, मैं सिर्फ 2 साल का ही समय ले रहा हूँ, क्या आने वाले 2 साल हम खाद्य तेलों के दामों में, ड्यूटीज़ में जितना भी स्ट्रक्चर में चेंज होता है सो भले होए, लेकिन क्या 2 साल तक हम यही दाम जो आज दे रहे हैं खाद्य तेल का, क्या यही देते रहेंगे? दे सकते नहीं, हैं? मेरे को एक बात बताएं, ये फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, इसमें एक सुबह से शाम तक का नहीं पता। लेकिन फिर भी एक दायरा, जिसे कहते मेरे हैं कि को- हाँ, काफी समय से दाम बदले नहीं है, हाँ, बदले नहीं है, और हम उस प्राइस लेवल में गवर्नमेंट की नजरों में नहीं आ सकते हैं कि भाई ये प्राइस बढ़ रही है या ये घट है। हाँ। लगता है यही सब चैप्टर चलता रहेगा। एक चीज में और, कहीं ये डर तो बड़ा कारण नहीं है कि इसके पीछे कोई और पॉलिसी फैक्टर भी है? कि डर तो नहीं है कि हम दाम बढ़ाएंगे तो शायद हो सकता है सरकार हमारे को ऐसी चीज, ऐसे एक्ट्स में डाल दे किसी में आगे चल के हम दाम बढ़ा ही ना पाए? नहीं, सरकार क्या डालेगी? हम तो इम्पोर्ट 110 लाख इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें सीधा सीधा प्राइस वो इंटरनेशनल प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से है। हाँ, तो ये गुंजाइश ही नहीं रहती, आप ये ये कह गुंजाइश, सकते हैं। हम तो उसको कैलकुलेशन कर लो, फिक्स ड्यूटी है हमारी, फिक्स टैरिफ है, उससे प्राइस आ जाती है। एक मैं और चीज आपसे पूछना चाहता था, जो हमने ज्यादातर बाजार के जानकारों से भी पूछी, कि प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है कि भारत आज जो इम्पोर्टर है अगले 5 साल में अपने ऊपर एक्सपोर्टर का टैग लगा दे? नहीं, अगले 5 साल में तो नहीं लगा सकता। अगले 5 साल में तो कितना ही कोशिश कर लो नहीं लगा सकता। 110 लाख टन माल मंगा रहे हैं, अगर प्रोडक्टिविटी भी हम धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ये सीढ़ी चढ़ने लगे तो 10 साल में जरूर बढ़ा देंगे। 10 साल में हम इम्पोर्टर की श्रेणी से बाहर आ जाएंगे और एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। बिल्कुल, सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता था, किसानों के लिए कई मशवरे अलग अलग एजेंसीज भी देती हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप सीधा इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा और बेहतर बता पाएंगे कि किसानों को 2-3 चीजें तत्काल प्रभाव से दीजिए तो देखिए उनका असर आप प्रोडक्टिविटी में एकदम से बढ़ता हुआ दिखेगा। वो क्या उसमें एक इंश्योरेंस हो सकती है? इंश्योरेंस हो सकती है, मार्केट एमएसपी तो डिक्लेयर करती है सरकार, बिल्कुल, ठीक, लेकिन एमएसपी पे काम नहीं करती है, उसको पैसा नहीं देती किसान को, उठाती नहीं है माल को। नंबर 1 बात तो। नंबर 2 क्या है कि किसान को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, हर हालत लिटरेट करना पड़ेगा। लिटरेट करना। आज कोई भी काम कराने के लिए आपको कि भाई इस फसल की जगह आप ये फसल करिए, आपको इससे पैसा हम उससे ज्यादा देंगे। आज गेहूं हमारे पास सरप्लस है, अगर सरकार उसको वो करके और इसमें इंटरेस्ट ले तो हो सकता है काम। ठीक है, एक चीज और है कि मैं इसमें क्या आप मशीनरी का और टेक्नोलॉजी का फैक्टर भी जोड़ सकते हैं कि सरकार ऐसी फंडिंग करे और इजी फंडिंग करे कि जिसमें मशीनरी और टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे? वो तो जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो हर चीज जो भी संभव है उसके सरकार सोच के करे। नहीं, अभी फंडिंग की सिचुएशन से आप सेटिस्फाइड है कि हाँ जो किसानों को टेक्नोलॉजी मिलती है नहीं, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है? उसमें बहुत कुछ अगर किसान को अच्छा बीज मिले तो फिर प्रोडक्टिविटी। ओके, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जीएम सीड को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्कुल है जी। हमारे यहाँ बड़ा अपोज हो रहा है, वो पॉलिटिकल क्या, आज जितना तेल हम सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं 100% जीएम सीड का बना हुआ है, लेकिन भारत में उसका विरोध है। भारत में उसकी प्रोडक्शन करने का विरोध है, उसको खाने का विरोध नहीं। अगर हम उसकी जीएम सीड की प्रोडक्शन बढ़ा लें, उससे प्रोडक्शन कर लें तो हमारी आधी समस्या तो हल हो जाएगी। मतलब आप इसके हक में है कि यहाँ जीएम सीड होना चाहिए भारत में भी? जब खाया जा रहा है तो प्रोड्यूस क्यों नहीं किया जा रहा? आप इसके हक में है? बिल्कुल, जब आप खा रहे हैं, एक 10 लाख 15 लाख आ रहा है अपने पास, तो वो हम खा रहे हैं। तो ये बड़ी रैशनल बात सत्यनारायण जी ने की है कि जो जीएम सीड का ऑयल है वो खाया जा रहा है तो देश में वो उगाया क्यों नहीं जा सकता, और जिससे इस समस्या का तो निदान भी हो सकता है। और एक अहम बात उन्होंने ये भी कही कि सरकार की अगर पॉलिसी, सख्त पॉलिसी और उसको सख्ती से बनाया जाए, क्योंकि किसानों की तरफ बने,
तो शायद व्यापारियों को बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसान अपने आप ही इस पूरे मैकेनिज्म को ठीक करने की क्षमता रखता है। सत्यनारायण जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि इस बार का आउटलुक मस्टर्ड ऑयल की प्रोडक्शन का वो कितना रहने वाला है? कुछ जहां तक हमें व्यापारिक से मिला है 60 लाख टन के करीब की आनी चाहिए फसल। 60 लाख टन के आसपास की फसल आ सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए, बताने के लिए। तो हमारे साथ सत्यनारायण जी थे जो कि फॉर्मर कॉर्ट प्रेसिडेंट है, और उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। उसमें सबसे अहम बात तो जीएम प्रोडक्शन सीड की थी कि जब सीड का ऑयल का पिया जा सकता है तो क्यों नहीं भारत में उसको उगाया जा सकता। ये बहुत अहम बात थी जो आज के इंटरव्यू में इनसे हमने जानी। फिलहाल सत्यनारायण जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।